दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सिलेक्शन गाइडर के इस नए यूट्यूब वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से देखिए हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने समाजवाद को कवर किया था। अब आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म को हम लोग यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमने आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया, अगर कोई व्यक्ति आपके घर में आ करके ये कहे कि भाई ये जो सामान आप यूज़ कर रहे हो, ये जो कूलर है, फ्रिज है, एसी है, जो भी आपके घर में है, अगर आप उसे जो भी आप यूज़ कर रहे हो, उस पर वो आ करके कहे कि भाई आज से हम इस सामान को यूज़ करेंगे, आप इस सामान को यूज़ नहीं कर सकते हो, और आपको वो घर से बाहर निकाल दे। तो ये जो एक तरह से अराजकता है, ये जो एक प्रकार का अन्याय है, उसी को हम लोग क्या करेंगे, इसी अवधारणा को, इसी सोच को हम लोग साम्राज्यवाद कहते हैं। बहुत सारी यूरोपीय कंपनी भारत में आती हैं, वो यहाँ पर आकर के व्यापार करती हैं, और उनके पीछे का जो एक तरह से दायित्व, एक तरह से सोच रहती है, वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रही हैं। तो कभी भी अगर आप अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाना चाह रहे हो, अगर आप अपनी चीज़ों को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस अवस्था को हम लोग साम्राज्यवाद कहेंगे। ठीक है, आप अपने घर में भी देखते हो, पड़ोसी पड़ोसी के साथ में लड़ जाता है, कहीं पर नाली की लड़ाई हो रही है, कहीं पर रास्ते की लड़ाई हो रही है, और लोग अपना जो बाउंड्री है उसको विस्तार करने की कोशिश में लगे रहते हैं। उसके लिए वो कूटनीति का भी प्रयोग करते हैं। अंग्रेजों और यूरोपियन लोगों ने इसके लिए व्यापार का प्रयोग किया था। व्यापार के माध्यम से वो एशिया में, अफ्रीका में और अलग अलग प्रांतों में जाकर के अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश करते थे। अगर वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो चीन देखिए, साउथ चाइना सी के माध्यम से और अलग अलग प्रकार से, जैसे श्रीलंका के साथ, पाकिस्तान के साथ अलग अलग प्रकार की ट्रीटी करके, उनको कर्ज में दबा करके फिर उनका अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं, अपने कंट्रोल को बढ़ाने की कोशिश करता है। उसी प्रकार से अमेरिका कई कई जगह पर अपने सैन्य अभियान भेज करके, वहां पर अपनी सेना रख करके चीज़ों को कंट्रोल करने और अपने साम्राज्य का, अपने दायरे का थोड़ा सा इजाफा इसके माध्यम से अमेरिका भी करता है। तो कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो कि वर्तमान में भी साम्राज्यवाद कर रहे हैं। तो समझते हैं शुरू से लेकर आखिरी तक साम्राज्यवाद क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, क्या इसकी परिभाषा है, बहुत सारे विचारक इसके बारे में क्या समझते हैं, क्या कहते हैं, और इसी तरह से संपूर्ण विषय वस्तु को यहाँ पर लोग क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे सिलेबस में कहाँ पर मेंशन्ड है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साम्राज्यवाद यहाँ पर है ना। साम्राज्यवाद के फिर बाद में आएगा बहुलवादी आलोचना, जिसके बारे में हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। सबसे पहले साम्राज्यवाद की अवधारणा को हम लोग समझ लेते हैं बिल्कुल डिटेल में, एकदम आसान भाषा में। सबसे पहले आपके सामने आएगी एक परिभाषा। अच्छा, साम्राज्यवाद को ही हम लोग इंपीरियलिज्म कहेंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जब भी कभी भी इंपीरियल शब्द आएगा तो इसका मतलब यही है कि वो साम्राज्यवाद की विचारधारा को पेश कर रहा है। वहां पर हम लोग अपनी बाउंड्री को बढ़ा करके, दूसरे लोगों का अधिकार क्षेत्र छीन करके अपने दायरे को बढ़ाने की, अपनी शक्ति को बढ़ाने का हर संभव प्रयास करते हैं। इसके बाद देखिए, अब परिभाषा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वो नीति है, ये नीति या फिर विचारधारा है जिसमें एक शक्तिशाली देश है ना, जैसे कि एक बड़ी मछली जो है वो छोटी मछली को खा जाती है, उसी प्रकार से एक शक्तिशाली देश दूसरे कमजोर देश को की राजनीति, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी संस्कृति और उनके सेना पर भी नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करेगा। सबसे पहले ऐसा नहीं कि साम्राज्यवाद का मतलब यह है कि आपको सत्ता से हटा दिया, आपके क्षेत्र पर वो कब्जा कर लिया, नहीं, उसने अपनी संस्कृति पर आप पर थोप दी, अपनी जो आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसको भी वो लूटने की कोशिश करेगा उपनिवेश के माध्यम से, अपनी राजनीति को ये आपके ऊपर थोपने का प्रयास करेगा, अपने कल्चर, अपने धर्म को ये आपके ऊपर थोपने का प्रयास करेगा। जब ब्रिटिश भारत में आए थे तो उन्होंने पहले शुरुआती दौर में तो धार्मिक आधार पर बहुत सारी चीजें नहीं करी थी, लेकिन आगे आने वाले समय में 1813 के चार्टर के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत में अलाउ कर दिया गया था, है ना। ईसाई मिशनरी, अजी क्रिश्चियन लोग जो हैं वो भारत में आकर के उनके धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो अपनी संस्कृति को भारत के ऊपर उसे थोपा जा रहा था। और ऐसा माना जाता था कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि क्रिश्चियन धर्म को अपना लेता था तो उसको बहुत सारे रिबेट्स, बहुत सारे रिलैक्सेशन टैक्सेस में दिए जाते थे। ठीक है, तो ये सारी अवधारणा को मिला करके जो एक शब्द बनता है वो बनता है साम्राज्यवाद, जो कि केवल आर्थिक आधार पर आपका शोषण नहीं है, धार्मिक आधार पर भी है, सांस्कृतिक आधार पर भी है, सेना के आधार पर भी है और राजनीतिक अधिकार आधार पर भी है। देखिए, अगर आप देखेंगे कुल मिलाकर के जो हमारा यहाँ पर जो सबसे बड़ा एम्पायर, अच्छा एम्पायर बड़ा कब होगा, जब आप अपनी बाउंड्रीज को बढ़ा रहे होंगे। अब सबसे बड़ा जो एम्पायर यहाँ पर स्थापित होता है वो ब्रिटिश एम्पायर ही होता है। उपनिवेश, पूरे दुनिया को ये उपनिवेश बनाने की विचारधारा से चलते हैं। अच्छा, ये इतना
बड़ा था कि मंगोल भी इनसे छोटे थे। रशियन एम्पायर जो बहुत बड़ा अपने आप में ही है, वो भी ये इनसे छोटा था। किंग डायनेस्टी है ना, ये भी यहाँ पर छोटी। स्पेनिश एम्पायर ये भी छोटा। तो बहुत बड़ा सा जो सबसे बड़ा एक एम्पायर बन करके उभरता है उपनिवेश के माध्यम से, साम्राज्यवाद की नीति के माध्यम से, वो ब्रिटेन ही है ना। ब्रिटेन हर एक पार्ट जो हमारा एक तरह से है उस पर अपने अधिकार को बनाने की कोशिश करता है। आप उसके अधिकार क्षेत्र को देख भी पा रहे हैं, यहाँ पर पिंक कलर में ब्रिटेन है और इसने बहुत सारे जगह पर अपनी जो कलर है वो इसकी छाप जो है वो छोड़ी है। भारत तो है ही है ना, इसके अलावा इजिप्ट है, बहुत सारे लोग अफ्रीका के देश हैं, कनाडा, ये सारे लोग जो हैं वो उपनिवेश बनते चले जाते हैं धीरे धीरे ब्रिटेन के। और सबसे बड़ा ये क्या बनता है, सबसे बड़ा एक उपनिवेश पूरे भारत का बनता है। ठीक है, अभी देखिए इसके बाद में अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इसका उद्देश्य क्या है, आखिर इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपीरियलिज्म क्यों इतना ज़्यादा किया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दें, संसाधनों का शोषण, यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन। देखिए कहीं पर भी अगर अच्छे संसाधन हैं, अगर आप उनसे डायरेक्टली वो चीज़ ले रहे हो तो उसके लिए आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप उस पर कब्जा कर लेते हो तो वो हमेशा आपका है, आप उसको जैसे मन चाहें वैसे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को डायरेक्टली नहीं किया जा सकता है ना। डायरेक्टली अगर आप जाएंगे किसी पर कब्जा करने तो वो उस चीज़ की खिलाफत करेगा, लेकिन व्यापार के माध्यम से, इनडायरेक्ट तरीकों के माध्यम से आप उस पर कब्जा कर सकते हो। तो सबसे पहले जो इसकी सोच है, इस साम्राज्यवाद की विचारधारा के पीछे की जो सोच है वो ये है कि एक्सप्लॉयटेशन, जो रिसोर्सेज हैं, संसाधनों का यहाँ पर शोषण किया जाए, कच्चा माल और प्राकृतिक संसाधन यहाँ से प्राप्त किए जाएं। अच्छा, अंग्रेज जब भारत में आए थे तो भारत से कच्चा माल लेकर के जाते थे। भारत का जो विश्व लेवल का एक कपड़ा या सूती या सिल्क उद्योग जो हुआ करता था विश्व लेवल का, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया, क्योंकि वहां से इन्होंने कच्चा माल ही गायब कर दिया। अच्छा, हुआ क्या था, कच्चा माल ये भारत से लेकर के जाते हैं, है ना, कच्चा माल भारत से लेकर के जाते हैं और इनके यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो चुका था। ब्रिटिशर्स के यहाँ क्या हो चुका था, यहाँ पर औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। इनके पास में बहुत सारी मशीन्स थी, क्या थी, बहुत सारी मशीनीकरण का युग उनके यहाँ आ गया। मशीनी पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था वहाँ पर हो गई। अब इनको केवल चाहिए था रॉ मटेरियल एक अच्छे लेवल का, और उसको वो तुरंत ही फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये फाइनल गुड्स कन्वर्ट कर देंगे, अब ये गुड्स जो हैं इनको भी तो कहीं ना कहीं खपाना होगा। खपाना मतलब इन द केस उसको भी कहीं हमें यूटिलाइज करके उसे बेचना भी तो होगा। अब ये रॉ मटेरियल भारत से बहुत ही सस्ते रेट पर लेकर के जाते थे और भारत में ये जो फाइनल प्रोडक्ट भेजते थे वो बहुत ही महंगा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर बेचते थे। प्रॉफिट दोनों तरफ से है, रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है और प्रोडक्ट इनका बहुत महंगा बिक भी रहा है। तो दोनों प्रकार से शोषण यहाँ पर हो रहा है, संसाधनों का शोषण यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है, बाजारों का विस्तार। यहाँ पर इसके माध्यम से हम लोगों ने बात की, भाई रॉ मटेरियल लेकर के जा रहे हैं और भारत में ही बेच रहे हैं, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। तो अपने बाजार के दायरे को भी ये बढ़ा रहे हैं। माल बेचने के लिए बाजार को खोजने का काम यहाँ पर, नए बाजार को खोजना, और नया बाजार वहाँ पर वो सबसे बेस्ट बाजार है जिसके पास में पैसा है, जिसके पास में लोग हैं और लोग नए नए चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हैं। जैसे भारत है, भारत सोने की चिड़िया है, बहुत बड़े भाग में यहाँ पर अमीरी है लोगों में, लोगों के पास में पैसा है। हालांकि वो लोग आकर के, अंग्रेज आकर के सब लूट करके ले जाएंगे, लेकिन उसके पहले जब ये भारत में आए हुए थे, जो शुरुआती जो दौर था, उस समय तो भारतीयों के पास में अच्छा खासा पैसा था। तो ये भारत एक बहुत बड़ा मार्केट इनके लिए भी बनता है। तो उसको अपने मार्केट को एक्सपेंड करने की यहाँ पर एक तरह से नीति के माध्यम से भी साम्राज्यवाद किया जाता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। अब देखिए पॉलिटिकल डोमिनेशन। अब देखिए अगर मान लीजिए एक जगह पर आपका कब्जा हो गया, शासन आपने स्थापित कर दिया, शासन अपना प्रभुत्व आपने स्थापित कर दिया दूसरे देशों पर, तो इससे क्या हुआ, इससे यहाँ पर एक आपका जो दायरा है, एक पॉलिटिकल जो एक तरह से डोमिनेशन है, वो वर्ल्ड लेवल पर देखने को मिलेगी और उसका फायदा भी आपको मिलेगा। जैसे इसी तरीके की चीज़ कि भाई आप हैवी टैक्सेस भारत से वसूल कर सकते हो, भारत पर कंट्रोल है, तो भारतीयों को बिना पूछे आप विश्व युद्ध में उनकी सेना, भारतीयों की जो सेना है, भारतीयों के द्वारा जो निर्मित सेना है जिस पर कंट्रोल अंग्रेजों का है, उस सेना को जहां पर केवल और केवल भारतीय हैं उनको विश्व युद्ध में झोंक देंगे। इससे अंग्रेजों का तो कोई नुकसान है नहीं ना, फायदा ही फायदा है। तो साम्राज्यवाद जो है वो कहीं ना कहीं आप उसको डायरेक्टली समझ सकते हो अंग्रेजी शासन के माध्यम से, है ना, क्योंकि सबसे बड़ा जो साम्राज्य बनाने का एक तरह से क्रेडिट जाता है वो अंग्रेजी सत्ता को ही जाता है।
इसके बाद में देखिए सांस्कृतिक एक तरह से थोपाई भी यहाँ पर की जाती है, या संस्कृति को यहाँ पर थोपा जाता है। जैसे भारत में 1813 के चार्टर के माध्यम से क्रिश्चियन मिशनरीज जो हुआ करते थे, है ना, ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक हुआ करते थे, उनको भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की परमिशन मिल जाती है। अब ये जैसे ही प्रचार प्रसार करने की परमिशन मिल जाएगी, तब यहाँ पर धार्मिक आधार पर हस्तक्षेप शुरू होगा। अच्छा, ये लोग जबरन किसी का कन्वर्जन नहीं कराएंगे, लेकिन ये बहुत सारे लालच देंगे। क्या करेंगे? ये बहुत सारे लालच देंगे। जैसे आप अगर क्रिश्चियन धर्म अपनाते हो तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, आपको बहुत सारे एक तरह से जो ओवर एक्साइज ड्यूटीज वगैरह बाकी सब में भी यहाँ पर छूट मिलेगी, आपको बहुत सारी सहूलियतें भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी, आपको सम्मान भी यहाँ पर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जिसके लिए भारतीय तरस रहे थे, भारतीय तड़प रहे थे, वो चीज़ यहाँ पर उस धर्म को थोपने के बाद में आपको ऑफर करी जा रही है। तो आप ना चाहते हुए भी उस धर्म को अपनाते हुए चले जाएंगे। तो सांस्कृतिक आधार पर एक तरह से यहाँ पर क्या किया जाएगा, उस चीज़ को थोप दिया जाएगा आपके समाज में जहाँ पर वो साम्राज्यवाद हो रहा है ना। तो भारत के एग्जाम्पल से आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। प्रकार भी देख लेते हैं, है ना, इसके कई सारे प्रकार भी होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो औपनिवेशिक साम्राज्यवाद है। जैसे ब्रिटेन सीधे भारत पर जो एक तरह से साम्राज्यवाद कर रहा था, वो सीधे यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित करके व्यापार करना चाहता था और उससे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहता था। तो ये एक जो प्रकार का व्यापार है, इसे कॉलोनियल इंपीरियलिज्म कहते हैं, जो कि ब्रिटेन ने भारत के ऊपर थोपा था। इसके बाद में अगला जो आया वो आर्थिक। अब यहाँ पर शक्तिशाली जो देश होते हैं, है ना, वो व्यापार पर कब्जा कर लेते हैं, है ना। शक्तिशाली देश आपने देखा होगा, जो व्यापार है उस पर पूरा जो कंट्रोल होता है वो शक्तिशाली देशों का होता है। जैसे चाइना, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे तो चाइना हर एक प्रकार से, हर एक फील्ड में, पूरे वर्ल्ड में अपने आप को एम्फेसाइज करता है, अपने आप को चीज़ों को रखता है, ठीक है। तो चाइना यहाँ पर एक अच्छा खासा एग्जाम्पल हो जाएगा। आर्थिक संसाधन व्यापार पर कब्जा यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे ध्यान में रखें। दूसरा आता है कल्चरल अगर साम्राज्यवाद, तीसरा जो पॉइंट है, इसमें बेसिकली फिल्म, भाषा, ब्रांड, सोशल मीडिया के जरिए संस्कृति पर वर्चस्व बनाने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, ये एक्टिव भी हो सकती है, ये पैसिव भी हो सकती है। अगर आप भारत में देखेंगे ना, तो हम लोग यहाँ पर परेशान है वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना है। हम लोग अपनी संस्कृति को भूल करके वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने के लिए तैयार क्यों हैं? क्योंकि हमें फिल्मों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, भाषाओं के माध्यम से, ब्रांड्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वही कल्चर हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। हम जान भी नहीं पाते हैं वो चीज़ें हमारे ऊपर थोपी जा रही हैं। अब ये जो थोपना हुआ, ये भी एक प्रकार का साम्राज्यवाद है। हम लोग उनकी संस्कृति में ज़्यादा विलीन हैं। हम लोग अपने आप को मॉडर्न कह रहे हैं। अगर हम लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं तभी, है ना। भारतीय कल्चर को अगर फॉलो कर रहे हैं तो अरे यार ये तो पिछड़े लोग हैं, ये तो मॉडर्नाइजेशन के बारे में जानते ही नहीं है। इस तरह की अवधारणा लोगों के अंदर देखने को मिलती है इस पूरी की पूरी पद्धति में, है ना। तो ये आपको याद रखना है, सांस्कृतिक आधार पर भी साम्राज्यवाद होता है, जो एक्टिवली तो नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो एक पैसिव इम्पैक्ट क्रिएट कर लेता है पूरी की पूरी सोसाइटी में। जैसे अभी वर्तमान में जो मॉडर्न हमारा युग है, सो कॉल्ड जेन ज़ी और ये सारी जो जनरेशंस आ रही हैं, इसमें वेस्टर्न कल्चर का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अभी देखिए, इसके बाद में एक आता है नव साम्राज्यवाद। ये युग शक्तिशाली देश आर्थिक और तकनीकी दबाव के जरिए छोटे देशों को नियंत्रित करने का काम करेंगे। एग्जाम्पल में चाइना हो जाता है। चाइना पाकिस्तान पर, बांग्लादेश पर, नेपाल पर, श्रीलंका पर, म्यांमार पर, तिब्बत पर, बहुत सारे जो अलग अलग प्रकार के देश हैं उन पर इसी तरीके से दबाव बनाएगा। आर्थिक आधार पर, तकनीकी के आधार पर, तकनीकी उन्हें दे देगा या फिर आर्थिक आधार पर कुछ मदद उन्हें कर देगा और उसके माध्यम से वो दबाव बनाएगा। नव साम्राज्यवाद इसे हम लोग कहेंगे, जिसमें तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया? नियो इंपीरियलिज्म हो गया, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, इसके बाद में अब कुछ यहाँ पर थिंकर्स हैं जो कि इसके बारे में बात करते हैं। जैसे जिसमें जो पहला नाम आ जाता है वो हॉब्सन का आता है और साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का विस्तार ये बताते हैं, ठीक है। पूंजीवाद जब अपने चरम पर पहुंचती है, ठीक है, कैपिटलिस्ट अप्रोच जब अपने चरम पर पहुंचती है तो उनके पास में पूंजी भरपूर है, पूंजी है तो उनके पास में अच्छी खासी सेना है, अच्छी खासी शक्ति भी उनके पास में है। अब शक्ति अगर किसी के पास भी आ जाएगी, अगर आप ही बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे तो आप अपने एरिया में अपना प्रभाव छोड़ने की कोशिश करेंगे। उसमें सबसे पहला काम यही करेंगे, आप मैक्सिमम साम्राज्य अपना फैलाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास में एक बिस्वा का प्लाट है, आप कोशिश करेंगे
20 बिस्वा का प्लॉट, 1 बीघा का प्लॉट आप ले लें, है ना, अपने क्षेत्र में आप आर्थिक आधार पर पकड़ बनाने की सबसे पहली कोशिश करेंगे अगर आपके पास में अच्छी खासी पूंजी है तो हॉब्सन कहते हैं पूंजीवाद का ही एक विस्तृत रूप हमारा साम्राज्यवाद रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत से अंग्रेजों ने द्वैत शासन और बहुत सारी टैक्सेशन की पॉलिसीज के माध्यम से बहुत सारी पूंजी उनके पास में एकत्र की थी। अब उस पूंजी के माध्यम से बहुत अच्छे लेवल का एक साम्राज्यवाद जो है वो ब्रिटिशर्स ने पूरे दुनिया में फैलाया था। ठीक है, तो पूंजीवाद का ही एक विस्तार माना हॉब्सन ने। लेनिन क्या कहते हैं? लेनिन कहते हैं साम्राज्यवाद जो है वो पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था, यही वही बात है। पूंजीवाद का एक विस्तृत रूप कहा हॉब्सन ने, और उसकी एक सबसे टॉप लेवल पर जो अवस्था है, धीरे धीरे बढ़ती हुई एक विकसित अवस्था होती है ना, हर एक स्टेज बाय स्टेज। तो पूंजीवाद की जो सबसे बेस्ट एक अवस्था है, एक सबसे हाईएस्ट जो टॉप लेवल की अवस्था है, स्टेज है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं साम्राज्यवाद। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जैक्टली स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने, कौन वो विचारक था जिसने पूंजीवाद को साम्राज्यवाद की सबसे निम्न अवस्था बताया, या फिर साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की सबसे उच्चतम अवस्था बताया। दोनों ही क्वेश्चन घुमा करके पूछे जा सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी देखिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला जो आता है वर्तमान युग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जान लेना कि अभी चल क्या रहा है। चीन भी यहाँ पर कब्जा करना चाहता है, अमेरिका भी ज़्यादा अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करना चाहता है। देखिए क्या चल रहा है वर्तमान में। देखिए सबसे पहले आर्थिक समाजवाद। यहाँ पर आज IMF जो है, वर्ल्ड बैंक जो है, कुछ विकसित देशों पर कर्ज दे करके ये प्रभाव डालने का काम करते हैं, है ना। विकसित देश जो हैं वो विकासशील देशों पर, है ना, विकसित देश और विकासशील देशों पर कर्ज डाल करके प्रभाव बनाने की कोशिश करते हैं। उनको ये लोन देंगे, उसके बाद में उन पर वो इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। इसी को पैसे से जो साम्राज्यवाद फैलाने की कोशिश की जाती है बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस से, जिस पर कंट्रोल कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्रीज का होता है, अच्छे बड़े कंट्रीज का होता है। उनको यहाँ पर क्या किया जाएगा? साम्राज्यवाद आर्थिक आधार पर शोषित किया जाएगा, आर्थिक आधार पर उन पर इंपीरियलिज्म को स्थापित किया जाएगा। तो ये सबसे पहला केस हो जाता है जहाँ पर जो इंटरनेशनल लेवल के जो एक तरह से मॉनेटरी फर्म्स होते हैं, या फिर एक तरह से आप समझ लीजिए जो एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पर बैंक्स होते हैं, आर्थिक आधार पर चीज़ों को कंट्रोल करने वाली संस्थाएं होती हैं, उनके माध्यम से जो विकसित देश हैं वो विकासशील देश पर अपना कंट्रोल स्थापित करते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों का वर्चस्व, MNC डोमिनेंस, यहाँ पर ये भी एक साम्राज्यवाद है। आपने देखा है अमेजॉन है, कोका कोला है, मैकडोनाल्ड है ना, ये सारे जो हैं ये सारी जो कंपनीज हैं ये स्थानीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अब इसके माध्यम से अगर आप देखेंगे तो कोका कोला के अलावा अगर कोई भी आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक अगर पीने जाते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। कोई और अगर मान लो कोई लोकल लेवल का कोई प्लेटफॉर्म, ई शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, आप वहां से सामान लेने में थोड़ा सा कतराते हैं, आपको ट्रस्ट है भाई अमेजॉन से ही आप ऑर्डर करेंगे, है ना। तो इस तरीके से MNCs यहाँ पर वर्चस्व स्थापित करती हैं, एक मोनोपोली क्रिएट करती हैं, और उस मोनोपोली के माध्यम से वहां पर एक साम्राज्यवाद कहीं ना कहीं भीतर भीतर अपना डेवलप होता चला जाता है। जैसे देखिए भारत में जियो आया था। अब जियो आया था तो उसने 4G सेवा, 4G इंटरनेट पूरी तरह से फ्री कर दिया। बहुत दिन तक 4G लोगों ने बहुत फ्री में चलाया। उसके बाद में 4G को उन्होंने पेड किया, उसका धीरे धीरे उसका चार्ज भी बढ़ाते चले गए। 4G को फिर उसके बाद में खत्म किया, 5G को लॉन्च किया, और 5G को अब यहाँ पर पेड करते चले जा रहे हैं। ट्रू 5G, बहुत सारे नए नए प्लान। ये क्या है? ये इंपीरियलिज्म ही तो है, ये साम्राज्यवाद, ये मोनोपोली ही, एकाधिकार तो यहाँ पर एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। तो MNCs के माध्यम से भी एक साम्राज्यवाद होता है जहाँ पर जो MNCs हैं संपूर्ण कंट्रोल एक पर्टिकुलर चीज पर वो उठा लेती हैं, है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी कंट्री पर कब्जा किया जा रहा है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी पर कब्जा किया जा रहा है, प्रोडक्ट पर कब्जा किया जा रहा है। वो प्रोडक्ट अब उन्हीं का यूज होगा पूरे वर्ल्ड में, इस चीज को यहाँ पर सुनिश्चित किया जा रहा है। ये सब कैसे? ये सब जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज के माध्यम से एक साम्राज्यवाद का यहाँ पर काम किया जाता है। ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया। माइक्रोसॉफ्ट का जो PC है वो हर एक जगह पर क्यों बिक रहा है? क्योंकि उतना अच्छा क्वालिटी उसने मेंटेन की। अब माइक्रोसॉफ्ट को रिप्लेस करना एप्पल के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग उस टेक्नोलॉजी में अपडेट ही नहीं हुआ। हालांकि बहुत तेजी से ग्रो एप्पल ने भी किया,
लेकिन पीसी वाले सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ही हर ऑफिस की पहली पसंद मानी जाती है। ठीक है, अभी देखिए इसके बाद में एक आता है तकनीकी साम्राज्यवाद, जो कि चीन जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, जिस पर हम लोग बात करते हैं, जैसे गूगल है, मेटा है, एप्पल। अगर आप सोचिए गूगल अगर ईमेल आईडी, गूगल की ईमेल आईडी जो है वो पेड कर दी जाए, मतलब अगर आप उसमें गूगल पे अकाउंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़े, तो क्या आप उसे यूज़ कर पाएंगे? और कितनी सारी चीज़ें आपकी प्रभावित हो जाएंगी। फेसबुक हो गया, फेसबुक को अगर पेड कर दिया गया है ना, इसी प्रकार से एप्पल जैसी जो कंपनी है वो डिजिटल डेटा और सूचना का नियंत्रण स्थापित करती हैं और उस पर उनका एक एम्पीरियलिज्म बना हुआ है। इस प्रकार का जो तकनीकी को कंट्रोल करने का काम कर रहा है, इसको हम लोग तकनीकी साम्राज्यवाद कहते हैं। ठीक है, तकनीक के आधार पर अगर हो रहा है तो वो तकनीकी साम्राज्य। अब देखिए भू राजनीतिक अगर देखेंगे तो जिसमें अमेरिका आता है, चीन छोटे देशों को अपने हित में झुकने के लिए राजनीतिक और सैन्य और साथ साथ में आर्थिक दबाव बनाएगा। ये डायरेक्ट है। यहाँ पर डायरेक्टली पाकिस्तान है, उसको थोड़ा सा लोन दे दिया जाएगा, कुछ सेवाएं दे दी जाएंगी, उसके माध्यम से उसको चाइना डायरेक्टली अपने कंट्रोल में ले लेगा। श्रीलंका है, आपने देखा होगा जाफना जो द्वीप है श्रीलंका का, उस पर डायरेक्टली कंट्रोल चीन का हो गया है। इसी तरह से बांग्लादेश है, चीन से बहुत ज़्यादा, वो भी लोन ले रखा है। नेपाल उसी वजह से परेशान है, बर्मा उसी वजह से परेशान है। तो ये क्या है, ये डायरेक्टली यहाँ पर कंट्रीज़ कंट्रोल करती हैं दूसरी कंट्रीज़ को, भू राजनीतिक दबाव बना करके, पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल यहाँ पर प्रेशर बना करके यहाँ पर ये काम किया जाता है, और इस तरह के साम्राज्यवाद को जियो पॉलिटिकल साम्राज्यवाद कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखिए, अगर आप वर्तमान प्रवृत्ति देखें, कौन सा ऐसा देश है, अच्छा कौन सा ऐसा देश है जो साम्राज्यवाद की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है? अगर ये सवाल आप केवल सुन लेंगे ना, आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा, भाई चाइना है। ये तो चाइना है। साउथ चाइना सी वाला प्रकरण आपने देखा है, पाकिस्तान वाला प्रकरण, श्रीलंका पर कब्जा, म्यांमार पर लगातार दबाव, भूटान वाले क्षेत्र में दबाव, नेपाल वाले क्षेत्र में दबाव, साउथ चाइना सी का पूरा जितने भी उनके नेबर्स हैं उन पर दबाव, तिब्बत वाले क्षेत्र में दबाव, उसको तो वो कंट्री ही नहीं मानते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो नाम आएगा आपके दिमाग में वो चाइना आएगा, है ना, चाइना आएगा। देखते हैं, सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल भी चाइना ही है। यहाँ पर देखिए बेल्ट और रोड इनिशिएटिव BRI, है ना, परियोजना के माध्यम से दर्जन भर जो करीब देश हैं उनको कर्ज देता है ये, है ना। चाइना कर्ज देगा कि भाई हम आपके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेंगे, आपकी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बनाएंगे कर्ज लेकर के। अब उस कर्ज को जो विकसित या गरीब देश हैं, वो विकासशील या फिर गरीब देश हैं, वो उस कर्ज को चुका नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से डायरेक्ट कंट्रोल फिर उनकी इकोनॉमी पर चाइना का आ जाएगा। तो BRI एक बहुत बड़ा लूट का केंद्र बना हुआ है, एक आय का स्रोत बना हुआ है चाइना के, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोन्स यहाँ पर दिए जाते हैं और उसके बदले में बहुत सारे प्रोमिसेस भी कंट्रीज से करवाए जाते हैं। ठीक है, तो चीन इसमें पहला एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद में चीन यहाँ पर ये करता है, जैसे कि पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, बहुत सारी अफ्रीका के भी देश हैं, वहाँ पर भारी प्रभाव चीन का देखने को मिलता है, जहाँ पर इकोनॉमिक आधार पर चीन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। पहले इकोनॉमिक आधार पर करता है, उसके बाद में जियोग्राफी के आधार पर करता है, उनके अधिकार क्षेत्रों पर कब्जा करता है, और उसके बाद में फिर पॉलिटिकल आधार पर भी वो कब्जा करता है। इस तरीके से चीन काम करता है, वो साम्राज्यवाद की नीति में सबसे पहले नंबर पर रहेगा। अच्छा, अमेरिका भी इसमें पीछे नहीं है भाई, बहुत सारे सैन्य अड्डे अमेरिका भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कंट्रीज़ पर बनाता है, नए प्रकार के कंट्रीज़ पे। अच्छा देखिए, कहीं पर भी अगर किसी भी देश की सेना रह रही है तो उस क्षेत्र में उस देश का तो कोई भी अधिकार नहीं बचेगा। अच्छा, क्यों ऐसा किया जाता है? ये उस सेना को रख करके आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम करते हैं कि हमारी सेना आपके यहाँ पर है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वही सुरक्षा प्रदान करने के बदले उस देश का एक तरह के बहुत सारे जो अधिकार हैं वो उसके ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ पर वो एक साम्राज्यवाद जो है वो अमेरिका के द्वारा फैलाया जाता है, जो कि सेना के माध्यम से होता है। ठीक है, सेना के माध्यम से होता है। सांस्कृतिक वर्चस्व अमेरिका के ब्रांड्स और हॉलीवुड के जरिए ये लगातार फैलता है। अमेरिका के ब्रांड वर्ल्ड वाइड बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा इनके डिमांड रहती है, और इसके पीछे जो मंशा है वो यही है, इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद यहाँ पर बढ़े, उन्हीं का हर एक प्रोडक्ट पर कंट्रोल बढ़े। अमेरिका मैक्सिमम प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है, प्रोडक्शन पर ही फोकस करती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के माध्यम से उन्होंने बहुत बड़ा एक प्रोडक्शन सेगमेंट क्रिएट किया है। अब उस प्रोडक्शन सेगमेंट को यूटिलाइज करने के लिए मार्केट्स की ज़रूरत है, जो कि वो मार्केट एक वर्चस्व को, एक यहाँ पर डोमिनेंस को इस्टेब्लिश करने के माध्यम
माध्यम से आता है, कल्चरल डोमिनेंस भी अमेरिका बहुत ज़्यादा करता है। तो सबसे पहले सेना के माध्यम से कर रहा है, दूसरा संस्कृति के माध्यम से कर रहा है, या फिर सांस्कृतिक वर्चस्व के माध्यम से कर रहा है, लोगों को नए नए ब्रांड्स बेच करके, या फिर लोगों को नए नए प्रकार के अमेरिका या फिर मूवीज़ या हॉलीवुड के माध्यम से ये कार्य किया जाता है। ठीक है, देखिए बहुत सारे जो प्रभाव होते हैं वो मूवीज़ के बहुत लोगों पर बहुत बड़े बड़े प्रभाव होते हैं, है ना। मूवीज़ के माध्यम से आप लोग उनकी संस्कृति को जान रहे हैं, उन चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। और अब तो एक नया ट्रेंड चला है रील वाला, है ना। रील आप भी देखते होंगे, पूरी दुनिया का जो कल्चर है वो आपके सामने अब आपके बस थोड़ा सा स्वाइप करेंगे, आपको पूरी दुनिया के बारे में दिख जाएगा कि अमेरिका में लोग कैसे रह रहे हैं, भारत में कैसे रह रहे हैं, रसिया में लोग कैसे रह रहे हैं, चाइना में कैसे रह, सब कुछ आपके मोबाइल में अवेलेबल है। अब वो जो अवेलेबिलिटी है ये भी कहीं ना कहीं आपकी सोच को उनकी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि भाई देखिए अगर कोई जो आप कर रहे हैं ना उससे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करता है कि ये दूसरे क्या कर रहे हैं। दूसरे के बारे में जानना, दूसरे की संस्कृति को अपनाना, दूसरे की कल्चर को फॉलो करना हमें बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर चीज़ें रहती हैं। उसी प्रकार से ये हम लोग दूसरी चीज़ों को फॉलो करते हैं, अपनी चीज़ों को दबाते जाते हैं, और उसी का फायदा यहाँ पर कौन उठाता है, अमेरिका जैसे देश उठाते हैं। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष कुल मिलाकर के साम्राज्यवाद का है कि आज एक बदले हुए स्वरूप में देखने को मिलता है। यहाँ पर युद्ध और कब्जे तो नहीं देखने को मिलते, लेकिन आर्थिक आधार पर कर्ज दिया जाता है, तकनीकी आधार पर लोगों को आपके ऊपर डिपेंडेंट बनाया जाता है, ब्रांड्स के माध्यम से कंट्रोल स्थापित किया जाता है, और सोशल मीडिया और फिल्म्स के माध्यम से आपके दिमाग के साथ में कुछ ऐसी चीज़ें करी जाएंगी कि आप उन्हीं सबको फॉलो करें और उन्हीं को एक रोल मॉडल मान करके काम करें। ये साम्राज्यवाद की पूरी अवधारणा है। इसकी अवधारणा अभी वर्तमान में थोड़ा सा बदलती हुई दिखाई पड़ती है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि किस तरीके से ये बदल रही है। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का इस कंप्लीट टॉपिक में आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और हाँ, अगर किसी भी प्रकार का अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अभी जो सबसे ज़्यादा नीड है सिलेक्शन गाइडर को वो है आपके सपोर्ट की। जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना अच्छे से हम लोग ग्रो करेंगे, और इसी तरह के यूजफुल कंटेंट आपके लिए यूट्यूब पर आते रहेंगे एक के बाद एक। अगर आप एमपीटेट वर्ग 1 एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर पॉलिटी आपका विषय है, तो आप इस श्रृंखला को कंप्लीटली फॉलो करिए, और आपका निश्चित ही सिलेक्शन यहाँ पर इसके माध्यम से हो जाएगा। लगातार वेट करिएगा, हर दिन आपको एक नया टॉपिक बहुत अच्छे से डिटेल में क्लियर कर देंगे हम आपका, और इसके माध्यम से आप चैनल को इसी वजह से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को थोड़ा सा शेयर करते रहिए अपने ग्रुप्स में, ताकि एक कम्युनिकेशन जो है वो पहुँचता रहे और मोटिवेशन भी लगातार बना रहे। आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।